हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल में। करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे, सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कर। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्या आप हमें सुन पा रहे हो अच्छे से? क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो अच्छे से? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। यस। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लासेस को। और आज की क्लास बहुत ही शानदार है, लगातार आप सबके साथ हम जुड़े हुए हैं। और आज फाइनली हम लोग दिगंत भाग 2 के काव्यखंड का अगला चैप्टर, जिसका नाम है जन जन का चेहरा, एक गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा रचित यह काव्य बड़ा ही शानदार है और बहुत ही अच्छा एक संदेश देने वाला है हमारे समाज को लेकर के, प्रजातंत्र को लेकर के, राजतंत्र को लेकर के, शोषण करने वालों को लेकर के, और साथ ही साथ जिसको किया जाता है उसको लेकर के। ये काफी अच्छा एक संदेश है, काफी अच्छा यह एक काव्य है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेखक परिचय के साथ, अर्थात कवि का परिचय पहले करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आंसर भी कर लेंगे। चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब एक बार शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। या चलिए, जन जन का चेहरा एक आप देख पा रहे हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी को। लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म होता है और 11 सितंबर 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इधर आप फिगर इनका देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के श्योपुर में इनका जन्म हुआ है बच्चों, और 46 वर्ष की उम्र में इनके निधन हो जाता है। भोपाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पे? भोपाल में। भोपाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, माता जी का नाम है पार्वती बाई और पिताजी का नाम है माधव राज मुक्ति बोध। ये सब आपको माइंड में रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं साथियों। अब देखिए, इनके पिताजी की थोड़ा सा परिचय यहाँ पे है कि इनके पिता पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर थे। क्या थे? इंस्पेक्टर थे पुलिस विभाग में। जी हाँ, अक्सर उनका तबादला होता रहता था, इसलिए मुक्ति बोध की पढ़ाई में बाधा पड़ती रहती थी, क्योंकि पिताजी का तबादला होता रहता था, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। इस प्रकार से पूरी फैमिली इधर उधर भागती रहती थी, तो ये अस्थायी विद्यालय में नहीं पढ़ पा रहे होंगे कि पढ़ाई में काफी बाधाएं आई। इस तरीके को लेकर के ज्यादा बाधा। वैसे अगर हम इनकी पढ़ाई की बात करते हैं, उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने लिया है। 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हो गए हैं ये। 1931 में सफलता प्राप्त किए। 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट किया इन्होंने। 1935 में माधव कॉलेज से इन्होंने क्या किया बच्चों? इंटरमीडिएट। 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल हो गए और फिर 1938 में जाकर के पास हो गए, सफल हो गए। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने तो एमए किस विषय से किया? हिंदी विषय से। कब? 1953। किस विश्वविद्यालय से? नागपुर विश्वविद्यालय एनबी से इन्होंने किया था। 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ कर दिया इन्होंने। जब ये 20 वर्ष की उम्र के थे तब इन्होंने मास्टरी स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अनेक स्थानों पर नौकरी करते हुए 1948 में नागपुर आए थे। नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से लेकर सितंबर 1956 तक इन्होंने काम किया। फिर नागपुर में ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से लेकर अक्टूबर 1956 तक रहे, और 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन। ये बड़े कमाल। नया खून पत्रिका का संपादन किसने किया? गजानन माधव मुक्ति बोध ने। अब रेडियो देखिए, यहां पर रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में ये कब से कब तक रहे हैं? 1954 से 1956 तक। तो ये बड़े कमाल का है बच्चों। 1958 में नया खून से मुक्त हो गए पत्रिका से। 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनाथ गांव में प्राध्यापक रहे। अब इनकी हम कृतियों की बात करते हैं। इनकी रचना लेखनी है, इतनी सारी लेखनी है इनका।
चांद का मुंह टेढ़ा है, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित 1960 में प्रकाशित हुई थी, जो कि एक कविता संग्रह है। इस प्रकार से इतनी सारी काव्य आप इनके देख पा रहे होंगे। इसके अलावा ये सब इनकी काव्य है, बहुत ही शानदार है, रचना है, इनकी कृति हम कहेंगे। इस प्रकार से ये है। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पंक्तियां। चैप्टर की पंक्ति को हम लोग समझते हैं साथियों, बड़े काम का है। चैप्टर की पंक्ति क्या कह रही है कि देखिए, मैं उद्देश्य बता रहा हूं। ये कविता उस परिस्थिति में रची गई होगी जब कुछ विशेष पूंजीपति वर्ग द्वारा, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को या फिर निम्न वर्गीय परिवार को शोषित करते थे, हर विभिन्न क्षेत्रों में उनको दबाया जाता था, शोषण किया जाता था, उनसे सिर्फ काम करवाया जाता था, उनको तकलीफ दिया जाता था, काम के हिसाब से उनको वेतन नहीं मिल रहा होगा। यानी मिला जुला करके कुल एक बात होगी कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा, बड़े लोगों द्वारा निम्न वर्गीय परिवारों का शोषण, कृषकों का, मजदूरों का शोषण किया जा रहा था। वही इस चैप्टर के अंदर, इस कविता के अंदर गजानन माधव मुक्तिबोध ने वैसा ही इमेजिनेशन करके, कल्पना करके, शब्दों को गढ़ करके और इस काव्य की रचना की। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक है। हम पृथ्वी के चाहे जिस कोने से हैं, इंसान है और हम सबके चेहरे समान है। चेहरे समान होने का मतलब यह है कि जन जन को जो दुख मिला है ना, वो दुख सबका एक है। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूं बच्चों, एक सेकंड। ठीक है साथियों, तो यहां पर जन जन का चेहरा एक, उन्होंने शीर्षक जो चुना, बड़े कमाल की भावनाएं हैं इस शीर्षक को चुनने के पीछे का। राज क्या है? राज ये है कि उन वर्ग के लोगों द्वारा, पूंजीपति द्वारा या फिर बड़े लोग जो शासन में हैं, जो सत्ता में हैं, पूंजीपति हम इसलिए कह रहे हैं कि पूंजीपति उन्हीं के पास था जो सत्ता में थे, तो यहां पर सत्ताधारी कहना और बेहतर होगा। तो जो सत्ता में लोग थे, जो शोषण करते थे ना, वो क्या करते हैं कि वो जितने भी लोग हैं, प्रायः लोगों को जो कष्ट दिया, दुख दिया, वो सबको एक समान मिला। तो जन जन का, हर लोगों का चेहरा एक है, यानी उनका दुख एक है, उनका संताप एक है, उनकी वेदना एक है। इसलिए कवि ने यह शीर्षक चुना, जन जन का चेहरा एक। कहते हैं कि एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। एशिया हो या यूरोप हो या अमेरिका हो, हर जगह सूर्य की जो किरणें निकल के आती है ना, वो एक सूर्य है, पूरी पृथ्वी पर अपना समान रूप से प्रकाश को बिखेरता है। उसी प्रकार से ये सत्ताधारी लोग, शोषण करने वाले लोग, हम साधारण लोगों की लगातार एक ही भाव में शोषण किया है इन्होंने। गलियों की धूप एक है, सभी जगह पर प्रकाश एक पड़ रहा है, सभी लोगों को दुख दिया गया है। कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियां का रूप एक। कष्ट, दुख, संताप, हम लोगों को कष्ट दिया गया, इन सारे लोगों के कष्ट एक है। इनके चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ी है वो एक है। इनको जो दुख दिया गया, जो वेदनाएं दी गई, वो सबका सब एक है बच्चों। आगे देखिए, जोश में यू ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। जोश में ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। लेकिन अब हम जागृत हो चुके हैं, जग गए हैं। अब जोश में हमारी मुट्ठियों का एक लक्ष्य, हम सभी लोगों ने, जैसे कहा जाता है ना, हम ये बात बोलते हैं, आप सबको कई बार बताया भी होंगे, आप सुने भी होंगे, भाई एक उंगली सिर्फ उंगली कर सकती है, परंतु पांचों उंगलियां मिल जाती है साथियों, तो एक मुट्ठी बनकर के ताकत हो जाती है। उसी प्रकार से सभी लोग अब एक हो चुके हैं। जोश में ये ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक ही लक्ष्य है। अब हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, हम जीतेंगे। तब एक भावना है, भाव को लेकर के हम चलते हैं तो बड़ा आनंद आएगा समझ। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक। एक पक्ष, मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो धरातल है ना, समान रूप से बिखेरा हुआ, जनता का दल एक हो गया है। अब एक पक्ष हो गया है जनता का। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। जैसे कहने का मतलब है ना कि
यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक, इशारा विकराल सा इशारा एक। बच्चों समझ पा रहे हो? हेलो, समझ पा रहे हो बच्चों? यस और नो प्लीज बताओ एक बार, एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे सभी कोई, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएं। हाँ ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके 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 भाई, समझ, अच्छी बात। हाँ तो बच्चों देख लो, यहाँ पर पृथ्वी के गोल चारों ओर एक, धरातल पर जनता का दल एक है, पक्ष एक है। हमारे यहाँ विविधताएं विभिन्नताएं सब कुछ है, परंतु यहाँ पर एक बात है कि जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक, गंगा में इरावती में मिनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिशौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक। मतलब ये है कि जिस प्रकार से सूर्य अपने प्रकाश को पृथ्वी पर समान रूप से बिखेरता है ना, तो मतलब हम सभी का, मतलब जनता जनार्दन जो एक एक दल हुआ है, एक पक्ष हुआ है, हम सबके इशारे एक हैं, हम सबके इशारे एक हैं। गंगा हो इरावती, अच्छा सॉरी, गंगा में इरावती में हो नहीं लिखा है, गंगा में इरावती में मिनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। देखिए नदियों का प्रवाहित होना मानव के लिए एक प्रेरणा होती है कि मानव विकास करता है, तो नदियां से धारा बहती है ना, वैसे ही इंसान के जीवन में रहता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में अगर हम थोड़ा और ज्यादा कनेक्ट करें तो हम आपको एक बात और समझाना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ कहा जाता है, और उस नदी के आसपास जो गांव के लोग बसे हुए हैं, गांव गांव बसा हुआ है, गांव के जो लोग हैं, अगर वो लोग दुखित हैं तो नदियों की धारा में भी वेदनाएं आती है, वेदना है नदी के अंदर भी, और वो चाहे कोई भी नदी हो। इन लोगों द्वारा जो शोषित किया गया वर्ग है, जो इन गांव बसे हुए, और ये गांव नदियों के किनारे पर बसा हुआ है, तो जिस प्रकार से लोग कष्ट दुख संताप में लिप्त है, उसी प्रकार से नदियों की धारा भी वेदना से गाती हुई, जो कि कष्ट की इशारा कर रही है। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, यह अपने काले कारनामों के कीले खड़ा कर दिए हैं। गहरी काली छायाएं पसार कर पहाड़ पर, शत्रु का काले से पहाड़ पर, के जो काले कारनामे हैं ना सत्ताधारियों के, ये चारों तरफ अन्याय फैला दिए हैं और अपने काले कारनामों के कीले खड़े कर दिए हैं। ये सब एक है, सब एक में मिले हुए हैं। काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक, जन की शोषण करने वाले को शोषक कहा गया, शोषण करने वालों को जनता का शोषण करने वाले सभी सत्ताधारी एक ही हैं, सभी सत्ताधारी एक है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक। अब तो हमारी आशा की किरणें, ऐसा लगता है ना कि जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को चिरता हुआ निकलता है, उसी प्रकार से अब एक आशामयी किरणें आ गई है, जो हमारे इन अंधकार को चिरता हुआ निकलेगा। और जब ये अंधकार को चिरता हुआ निकलेगा ये आशामयी लाल लाल किरण, तो ये स्वर्ग जैसा दृश्य बनेगा। जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। अब जो क्रांति है ना, क्रांति की ज्वाला एक है, हम सब एक है, जनता जग चुकी है, जनता जागृत हो चुकी है। विराट प्रकाश का स्वरूप एक है, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। हमारे हृदय के अंदर अब सत्य का एक प्रकाश एक ही है। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक। यहाँ के लाखों लोगों के पैर में जो दुख का मोच पड़ा है, जो संकट आया है, जो इन लोगों द्वारा दिया गया है, ये सब एक है, सब एक है। हिये में हिम्मत का सितारा एक। अब हमारे हृदय के अंदर एक हिम्मत आ गया है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डट के रहेंगे, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो। जन जन का चेहरा एक, चाहे वो किसी भी इस धरातल के किसी भी कोने से है, सभी लोगों के चेहरे एक है, जन जन का चेहरा एक है।
भावनाओं के साथ आपको व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि भाव को समझ। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, अमेरिका हो, एशिया हो, यूरोप के, यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग हैं, परंतु वो भौगोलिक दृष्टि से, ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और बहनें हैं, सभी और भाई है। हम ऐसा नहीं कि हम भारत के हैं तो हम अमेरिका के लोगों से बिल्कुल विभिन्न है, नहीं, हम भौगोलिक दृष्टिकोण से, हम ऐतिहासिक बंधनों के साथ बंधे हुए हैं, सभी और बहन है और सभी और भाई है। जब हम पूरे वैश्विक स्तर पर बात करेंगे तो हम मानव इंसान भाई बहन की तरह हैं, और ये सत्ताधारी लोग सिर्फ भारत में ही नहीं, धरती के अनेक कोने में जो लोग निवास कर रहे हैं वो उन सबको सता रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, सबको बराबर रूप से शोषण कर रहे हैं। हम सब एक हैं, हम सभी भाई और बहन एक हैं, क्योंकि सभी और कन्हैया ने गाय चराई है। यहां पर प्रेम का प्रतीक श्री कृष्ण जी को लिया गया है, कन्हैया जी को लिया गया है। कन्हैया ने गाय चराई, गाय चराना यहाँ पर जो मुहावरा टाइप का हो जाएगा, जिसमें ये बात इस शब्द, इस भाव में जोड़ा गया है कि सभी और कन्हैया ने गाय चराई है, मतलब सभी जगहों पर प्रेम का प्रसार किया गया है, सभी लोगों में प्रेम की भावनाएं हैं। सत्ताधारी को छोड़ करके जो आम जनता जनार्दन है, इन सभी लोगों में, चाहे वो एशिया के हो, यूरोप के हो, अमेरिका के हो, कन्हैया ने गाय चराई है, मतलब इन लोगों में प्रेम का प्रसार हुआ है, सभी लोगों में प्रेम है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर, एक बंसी की धुन सभी और एक, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। अब हमारे जीवन में वो बंसी की धुन सुनाई देगी। बंसी की धुन एक है जो कृष्ण ने चारों तरफ फैलाया है प्यार का। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि अब हमारी मस्ती की अकुलाती हुई भोर, अब हमारे जीवन में वो अंधकार जो शोषण का था वो चिरता हुआ एक नया आशामयी जो किरण आया है ना, वो मस्ती भरा सुबह आएगा, बंसी की धुन सुनाई देगा। ये दानव दुरात्मा, दुष्ट दानव, दुष्ट आत्मा जो हम लोगों को शोषित किए हैं, ये सब एक है, और हम मानव की आत्मा भी एक है। शोषक और खूनी और चोर एक, ये शोषण करने वाले खूनी, खून करने वाले और चोरी करने वाले चोर, ये तीनों सब एक ही है। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड अति घोर एक, दुनिया के चारों ओर, दुनिया के हिस्से में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। ये लोग सब एक है, और हम लोगों को जिनको शोषित किया गया, हम लोग भी एक हैं, और हमारे कष्ट दुख संताप सब भी एक है, हमारी युद्ध भी एक है, हमारी युद्ध भी एक ही है। बात मत करो बच्चों। मस्तक की महिमा व अत्तर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण का विजय का सहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कहा गया है कि हमारे अंदर से जो ज्वाला धधक रही है, क्रांति की ज्वाला का रूप एक ही है, हम सबका स्वरूप ज्वाला का, क्रांति का बिगुल बज गया है, और उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, क्या कि इन शोषण करने वालों को अब नहीं रहने देंगे, सत्ताधारियों को सबक सिखाना। संग्राम का जय घोष कर दिया है हमने, जीवन में संतोष, क्रांति का निर्माण का विजय का सहरा एक, अब क्रांति निर्माण, हम लोगों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया, विजय का सहरा एक होगा, विजय हम होंगे, हमारी जीत होगी, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। और अंततः आकर के ये बात यहीं तक समाप्त हो जाती है, जन जन का चेहरा एक। क्योंकि कुछ लोगों द्वारा, ये सत्ताधारियों द्वारा जो सत्ता में आ जाते हैं, ये झूठी झूठी बातें बोलने लगते हैं। हालांकि यहाँ शोषण करने वाले जो लोग हैं, शोषण करके आम जनता जनार्दन को इतना कष्ट दुख संताप दिया जाता है, सब एक है, इसलिए यहाँ पर शीर्षक जन जन का चेहरा एक। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया, किसको, चैप्टर का लाइन एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा, कवि का परिचय। अगले सेशन में इसका क्वेश्चन आंसर, और फिर प्रीवियस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर को मैं भावपूर्ण आपको समझाने की, आसान शब्दों में समझाने की, ताकि आप दैनिक जीवन में देख रहे हैं कई उदाहरणों को लेकर के चीजों को समझ जाए। आज की परिस्थिति ऐसी बनी है बच्चों, अभी जो इस प्रकार से हो गया है कि किसान को, मजदूर को इज्जत नहीं देता है,
और बड़े बड़े जो वीआईपी लोग हो गए ना, अपने आप को बहुत हाई फाई समझते हैं, मैं बहुत बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं ये किसान है, ये लफ्ज नहीं है ना कोई सम्मान है, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इन लोगों का शोषण करते हैं, लोगों का शोषण होता है, उनका भी संसाधन की पूर्ति यही लोग करते हैं, किसान मजदूर ही करते हैं। सोचिए अगर सब्जी बेचने वाला ना हो तो बड़े लोगों के पेट में सब्जी खाना कहां से जाएगा? अगर किसान नहीं होगा, अगर अन्न उपज नहीं होगा, तो बताइए बड़े बड़े लोग पैसा खाएंगे? धनवान लोगों के पास रुपया हो जाएगा तो सोना चांदी हो जाएगा तो सोना चांदी नहीं ना खाने लगेगा, रुपया नोट खाएगा जी? नहीं ना। हमेशा किसान को, रिक्शा चलाने वाले को, गाड़ी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथी भाई, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारी बहनें भी कई सारी खेतों में काम करती हैं, हमारी माताएं भी काम करती हैं, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये है तभी सब लोग हैं। और इंसान को इंसानियत नहीं भूलना चाहिए, इसलिए कुछ भी हो जाए इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। ज़मीर में इंसानियत होना बहुत जरूरी। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि नदियां मां स्वरूप होती है, और जब बेटा कष्ट में रहेगा तो मां कैसे खुश रहे, तो उनकी धाराएं भी वेदना में लिप्त हो जाती है, वो भी कष्ट दुख संताप की प्रतीक हो जाती है। यही चीज है। इस प्रकार से सबका रिस्पेक्ट करिए, सबको इज्जत करिए, सम्मान करिए, प्यार से बोलिए किसी के साथ, जैसा करिएगा वैसा आपके सामने होगा। और ऐसा वाला बात खत्म हो गया कि इस जन्म का करा हुआ अगले जन्म का किया। शाम को तुरंत से इनपुट और तुरंत से आउटपुट, जैसा किया वैसा शाम तक मिल जाएगा, भले आपको पता चले या ना चले। कर भला तो हो भला, अपने से किसी का भला करिएगा, बुराई करने की बात कभी मत सोचिएगा। प्रयास करिएगा कि आप भला करें, भाला करने की कोशिश मत करना, भला करने की। कई लोग तो भाला करने की कोशिश करते हैं, भाला नहीं, भला शब्द को साथी बनाइए। रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। भावपूर्ण आप लोगों ने इस कविता को पढ़ा, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।